आज हम देखेंगे एबनॉर्मलिटीज इन प्रेगनेंसी में एक्टोपिक प्रेगनेंसी। एक्टोपिक प्रेगनेंसी को समझने से पहले हम देखते हैं नॉर्मल प्रकार की प्रेगनेंसी। तो जैसा आप जानते ही हैं कि नॉर्मली ओवरी से ओवा रिलीज होता है और फैलोपियन ट्यूब में आता है, जहाँ पर स्पर्म के द्वारा इसका फर्टिलाइजेशन किया जाता है और अब फर्टिलाइज्ड एग और एम्ब्रियो यूट्रस की कैविटी में आकर एंडोमेट्रियल लाइनिंग में अटैच हो जाते हैं और डेवलप होने लगते हैं। इस प्रकार की प्रेगनेंसी नॉर्मल प्रेगनेंसी कहलाती है। लेकिन एक्टोपिक मीन्स आउट ऑफ द प्लेस, मतलब यदि एम्ब्रियो का अटैचमेंट यूट्रल कैविटी के बाहर कहीं हो, जैसे यहाँ देख सकते हैं हम एम्ब्रियो का अटैचमेंट यहाँ पर ट्यूब में दिखाई दे रहा है, फंडस पार्ट पर, ओवरी में, या फिर कहीं भी यूट्रल कैविटी के बाहर यदि हो, तो इसे हम कहेंगे एक्टोपिक प्रेगनेंसी। सभी प्रकार की प्रेगनेंसीज में से लगभग 0.25 से लेकर के 1% प्रेगनेंसी एक्टोपिक टाइप की हो सकती है, जिसमें जो फीटस होते हैं ये जनरली विएबल नहीं होते हैं या जीवक्षम नहीं होते हैं, लेकिन बहुत ही रेयर केस में हो सकता है एब्डोमिनल प्रेगनेंसी में लाइव बेबी डिलीवर हो सकते हैं। इसके अलावा जो वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन 2007 की रिपोर्ट है, इसमें मैटरनल डेथ का जो कारण है 5% एक्टोपिक प्रेगनेंसी को माना गया है। यूट्रल कैविटी के बाहर एम्ब्रियो के अटैचमेंट के आधार पर एक्टोपिक प्रेगनेंसी को 3 भागों में बांट सकते हैं। पहला है ट्यूबल प्रेगनेंसी। तो फैलोपियन ट्यूब के किसी पार्ट पर यदि एम्ब्रियो का अटैचमेंट हो तो उसे हम कहते हैं ट्यूबल प्रेगनेंसी। ये सबसे अधिक पाई जाती है। 90 to 95% एक्टोपिक प्रेगनेंसी ट्यूबल प्रेगनेंसी ही होती हैं। इसके बाद है नॉन ट्यूबल एक्टोपिक प्रेगनेंसी। तो ट्यूबल प्रेगनेंसी के अलावा जो एम्ब्रियो का अटैचमेंट है वो सर्वाइकल रीजन पर, एब्डोमिनल रीजन पर या ओवरी में या फिर दूसरी जगह पर हो सकता है। इसे नॉन ट्यूबल एक्टोपिक प्रेगनेंसी कहा जाता है। ये बहुत ही कम होते हैं, लगभग 2 से लेकर के 5% तक के केस इस प्रकार के देखे गए हैं। इसके बाद है हेट्रोटॉपिक प्रेगनेंसी। हेट्रोटॉपिक प्रेगनेंसी जो होती है ये इस प्रकार की प्रेगनेंसी में 2 एग फर्टिलाइज होते हैं, जिसमें से एक एग तो यूट्रस के अंदर होता है, डेवलप होता है, परंतु दूसरा एग एक्टोपिकली डेवलप होता है। अब देखते हैं रिस्क फैक्टर, मीन्स किन महिलाओं में एक्टोपिक प्रेगनेंसी होने के रिस्क अधिक होते हैं। तो वैसे तो एक्टोपिक प्रेगनेंसी किसी भी प्रेगनेंसी एज में महिला को हो सकती है, लेकिन इसके बाद भी यदि मैटरनल एज अधिक हो, जैसे 35 से 44 ईयर एज, तो इस एज में एक्टोपिक प्रेगनेंसी होने के चांसेस ज़्यादा होते हैं। इसके अलावा यदि महिला को इनफर्टिलिटी की प्रॉब्लम हो और वो उसके कारण फर्टिलिटी ट्रीटमेंट ले रही हो, जैसे कि IVF या फिर दूसरे आर्टिफिशियल टेक्नोलॉजी को यूज़ कर रही हो या फिर किसी प्रकार का कोई फर्टिलिटी मेडिसिन यूज़ कर रही हो। इसके अलावा यदि वो पहले भी उससे एक्टोपिक प्रेगनेंसी हो चुकी हो। इसके अलावा यदि फैलोपियन ट्यूब में किसी प्रकार का कोई ब्लॉकेज हो या फिर उसने कोई ऐसा इंट्रा यूटेराइन डिवाइस यूज़ किया हो, जैसे कि कॉपर टी, जिसे लगाने से पहले ही कंसीविंग हो चुकी हो, जिसके कारण जो फर्टिलाइज एग है वो यूट्रस में नहीं आ पाता है और ट्यूब में ही डेवलप होने लगता है। और यदि किसी प्रकार की कोई पेल्विक और एब्डोमिनल सर्जरी पहले हो चुकी हो, यदि किसी प्रकार का कोई पेल्विक इन्फ्लामेटरी डिसीज़ हो, जैसे कि क्लेमाइडिया इन्फेक्शन के कारण होने वाला इन्फ्लामेशन, या फिर महिला ने अधिक बार एबॉर्शन कराया हो या फिर स्मोकिंग करती हो महिला, तब भी रिस्क बढ़ जाते हैं। और एंडोमेट्रियोसिस की यदि प्रॉब्लम है महिला को तो भी चांसेस बढ़ जाते हैं। फर्स्ट देखते हैं ट्यूबल प्रेगनेंसी।
जो कि सबसे कॉमन प्रकार की एक्टोपिक प्रेगनेंसी है, 90 to 95% पाई जाती है। ये फैलोपियन ट्यूब के डिफरेंट पार्ट में दिखाई देती है। देख सकते हैं हम यहाँ पर ये फैलोपियन ट्यूब का सबसे अगला हिस्सा है जो कि फिंगर लाइक प्रोजेक्शन बनाता हुआ ये फेमरियल पोर्शन और इसके पीछे फनल लाइक स्ट्रक्चर जो कि इनफंडिबुलम कहलाता है। इस पार्ट पर यदि एम्ब्रियो का अटैचमेंट होता है तो उसे इनफंडिबुलम प्रेगनेंसी भी कहा जाता है। ये 11 to 18% होता है। इनफंडिबुलम के पीछे का जो फैलोपियन ट्यूब का पार्ट होता है ये चौड़ा पार्ट होता है और लंबा होता है। इसे एम्पुलरी रीजन कहा जाता है। इस रीजन पर यदि एम्ब्रियो का अटैचमेंट होता है तो उसे एम्पुलरी प्रेगनेंसी कहा जाता है। ये सबसे अधिक ट्यूबल प्रेगनेंसी में सबसे अधिक पाई जाती है, लगभग 55 to 70%। एम्पुलरी पोर्शन पीछे की तरफ सकरा हो जाता है जिसे स्थमस कहा जाता है। यहाँ पर यदि एम्ब्रियो का अटैचमेंट हो तो उसे स्थमस प्रेगनेंसी कहा जाएगा जो कि लगभग 12 to 20% होता है। स्थमस के पीछे वाला भाग और अधिक सकरा होता जाता है और यूट्रस के अंदर एंटर करता है। ये पार्ट कहलाता है इंट्राम्यूरल पार्ट और यहाँ पर होने वाली जो प्रेगनेंसी होती है इसे कहा जाता है इंटरस्टिशियल प्रेगनेंसी। ये लगभग 2 to 3% होती है। यहाँ ट्यूबल प्रेगनेंसी की हम एक ओरिजिनल फोटो देख सकते हैं यहाँ। ये है यूट्रस, ये लेफ्ट साइड की फैलोपियन ट्यूब और ये वाली राइट साइड की। लेफ्ट साइड के फैलोपियन ट्यूब में यहाँ पर देख सकते हैं ये आप एक स्वेलिंग दिखाई दे रही है। यहाँ पर एम्ब्रियो डेवलप हो चुका है। दूसरे साइड जो ट्यूब है वो बिल्कुल इंटैक्ट है। यहाँ देख सकते हैं ये ट्यूब के अंदर एम्ब्रियो डेवलपमेंट के इस स्टेज तक का पहुँच चुका है। ओवेरियन प्रेगनेंसी के कारण देखते हैं तो ट्यूब में होने वाला कोई डेवलपमेंटल डिफेक्ट हो सकता है जिसके कारण ओवा जो है ये यूट्रस तक न पहुंच पा रहा हो। इसके अलावा ट्यूब में किसी प्रकार की कोई लंबे समय से होने वाली स्वेलिंग या ट्यूबल एंडोमेट्रियोसिस भी इसका कारण हो सकती है। इसके अलावा आप इसके सिम्टम्स देखते हैं। जो इसके जो सिम्टम्स हैं ये जनरली फर्स्ट ट्राइमेस्टर में पता चलते हैं और नॉर्मल एब्डोमिनल और पेल्विक पेन, इसके अलावा वेजिना से होने वाली ब्लीडिंग भी इसके सिम्टम्स हो सकती हैं। यदि फर्टिलाइज एग फैलोपियन ट्यूब में डेवलप होता है तो ऐसी स्थिति में फैलोपियन ट्यूब रप्चर हो जाती है जिसके कारण हैवी ब्लीडिंग होती है और इस कंडीशन में सर का घूमना और साथ ही साथ बीच बीच में अनकॉन्शियसनेस या बेहोश हो जाने की कंडीशन भी दिखाई देती है। ये एक लाइफ थ्रेटनिंग स्टेज हो जाती है। इस समय ट्यूब को काटकर निकाल अलग कर दिया जाता है। अब देखते हैं हम ओवेरियन प्रेगनेंसी। तो यदि ब्लास्टोडिस्क का इम्प्लांटेशन ओवरी में हो जाए तो इसे हम कहेंगे ओवेरियन प्रेगनेंसी। इस तरह की कंडीशन तब आती है जब कोई मैच्योर ग्राफियन फॉलिकल जो कि ओवरी में पाया जा रहा है ये ओव्यूलेट न हो पाए या फिर अगर ओव्यूलेट हो भी तो ओवा ओवरी में ही रह जाए, बाहर पेरिटोनियल कैविटी में ना आए और फैलोपियन ट्यूब में न जा पाए। तो ऐसी स्थिति में जो स्पर्म होते हैं ये ओवरी के अंदर आकर ही ओवा को फर्टिलाइज करते हैं और ब्लास्टोडिस्क का फॉर्मेशन होता है। और चूंकि ओवरी के अंदर भी ब्लड वेसल की मात्रा बहुत अधिक पाई जाती है जिसके कारण ये ओवरी में ही इम्प्लांट हो जाते हैं। इस प्रकार की जो प्रेगनेंसी होती है ये 4 हफ्ते से ज़्यादा नहीं चल पाती है। ये 2 प्रकार की होती है, इंट्राफॉलिकुलर और एक्स्ट्रा फॉलिकुलर। इंट्राफॉलिकुलर का मतलब होता है कि यदि फर्टिलाइज एग फॉलिकल के अंदर ही है और एक्स्ट्रा फॉलिकुलर का मतलब होता है कि ओवा ओव्यूलेट होने के बाद ओवरी में चला गया है और वहाँ पर ये स्पर्म से फर्टिलाइज हुए हैं। ये ओवेरियन प्रेगनेंसी की ओरिजिनल फोटो है। यहाँ हम देख सकते हैं ये है यूट्रस और ये है ओवरी का पार्ट जहाँ पर एम्ब्रियो का इम्प्लांटेशन हुआ है जिसके कारण ओवरी की साइज काफ़ी बड़ी दिखाई दे रही है। जबकि देख सकते हैं हम यहाँ पर ये लेफ्ट साइड की ओवरी है जो कि छोटी साइज में काफ़ी इससे छोटी है।
यहाँ देख सकते हैं ये जो ट्यूबल पार्ट है ये इंटैक्ट है और नॉर्मल दिखाई दे रहा है। ओवेरियन प्रेगनेंसी में चूंकि एम्ब्रियो का इम्प्लांटेशन ओवरी में हुआ है इसलिए फैलोपियन ट्यूब इंटैक्ट होती है। इसके अलावा जो गेस्टेशनल सैक होता है ये ओवरी में काफ़ी गहराई में पाया जाता है। गेस्टेशन सैक ओवेरियन लिगामेंट के द्वारा यूट्रस की वॉल से अटैच होते हैं और उनसे सपोर्ट लेते हैं। इसके अलावा इनके जो सिम्टम्स हो सकते हैं ये है सीवियर एब्डोमिनल और पेल्विक रीजन पर पेन। इसके अलावा वेजिना से ब्लीडिंग भी होती है और एक्सट्रीम लाइट हेडेडनेस और फेंटिंग मीन्स सर का घूमना और अचानक अनकॉन्शियस हो जाना जैसे सिम्टम्स भी दिखाई देते हैं। इसके अलावा शोल्डर में पेन भी होता है। नेक्स्ट देखते हैं एब्डोमिनल प्रेगनेंसी। एब्डोमिनल प्रेगनेंसी बहुत ही रेयर और लाइफ थ्रेटनिंग कंडीशन होती है। इस प्रकार की प्रेगनेंसी में पेरिटोनियल कैविटी या एब्डोमिनल कैविटी में ब्लास्टोसिस्ट का इम्प्लांटेशन होता है। ये इम्प्लांटेशन एब्डोमिनल और पेरिटोनियल कैविटी में पाए जाने वाले डिफरेंट ऑर्गन जैसे कि यूट्रस की आउटर वॉल, ओवरी की आउटर वॉल या फिर ट्यूब की आउटर वॉल कहीं पर भी ये अटैच हो सकते हैं। इसके अलावा एब्डोमिनल कैविटी में ये किडनी पर या फिर जो एलिमेंट्री कैनाल के डिफरेंट पार्ट्स होते हैं वहाँ पर भी ये कभी कभी अटैच होकर के ग्रो होने लग जाते हैं। मीन्स इनको कहीं पर भी यदि रिच ब्लड वेसल पैड मिलता है, कैपिलरी बेड मिलता है तो वो वहाँ पर अटैच होकर के ग्रो करने लग जाते हैं। एब्डोमिनल प्रेगनेंसी के टाइप्स जिसमें पहला है प्राइमरी एब्डोमिनल प्रेगनेंसी। प्राइमरी एब्डोमिनल प्रेगनेंसी का मतलब होता है कि ओवा ओवरी से रिलीज होकर के पेरिटोनियल कैविटी में आ गया, लेकिन इसके बाद वो फैलोपियन ट्यूब में न जाकर के पेरिटोनियल कैविटी में ही रह गया। ऐसी स्थिति में स्पर्म ओवा को पेरिटोनियल कैविटी में ही आकर फर्टिलाइज कर देते हैं, जिसके कारण ये ओवा फर्टिलाइज होने के बाद कहीं से किसी ऑर्गन से जाकर के पेरिटोनियल कैविटी में प्रेजेंट किसी ऑर्गन से जाकर के अटैच हो जाता है और वहीं पर ग्रो होने लग जाता है। इस प्रकार की जो प्रेगनेंसी होती है इसे प्राइमरी एब्डोमिनल प्रेगनेंसी कहते हैं। जबकि यदि सेकेंडरी एब्डोमिनल प्रेगनेंसी जिसमें कि ओवा जो है ये पेरिटोनियल कैविटी में बाद में आकर के इम्प्लांट होता है। इसकी जो ओरिजिनेशन होती है मतलब ओवा का जो फर्टिलाइजेशन होता है और जो शुरुआती ग्रोथ होती है ये या तो ट्यूबल प्रेगनेंसी के फॉर्म में हो सकती है या ओवेरियल प्रेगनेंसी के फॉर्म में हो सकती है, या फिर ये भी हो सकता है कि यूट्रल हॉर्न वाले रीजन पर यदि कोई प्रेगनेंसी हो गई हो और वो रप्चर हो गया हो, जिसके कारण जो फर्टिलाइज्ड एग है वो ब्लास्टोसिस्ट बनाते हुए पेरिटोनियल कैविटी में आ गया हो और किसी ऑर्गन से अटैच होकर वहाँ पर डेवलप होने लगा हो। तो इस प्रकार से जो प्रेगनेंसी होती है इसे सेकेंडरी एब्डोमिनल प्रेगनेंसी कहा जाता है। प्राइमरी एब्डोमिनल प्रेगनेंसी बहुत ही रेयर होती है, जबकि सेकेंडरी एब्डोमिनल प्रेगनेंसी के केसेस देखे गए। अब इसके सिम्टम्स देखते हैं। एब्डोमिनल प्रेगनेंसी में एब्डोमिनल पेन दिखाई देता है, साथ ही साथ वेजिना से ब्लीडिंग भी होती है। और यदि एम्ब्रियो का इम्प्लांटेशन गैस्ट्रिक रीजन पे एलिमेंट्री कैनाल वाले किसी रीजन पे हुआ है तो गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल डिस्टर्बेंस के सिम्टम्स भी बहुत अधिक दिखाई देते हैं। साथ ही साथ नॉसिया, वोमिटिंग की प्रॉब्लम और कॉन्स्टिपेशन भी बहुत ही नॉर्मल होता है इसमें। फीटस जो है वो ज़्यादातर केसेस में फीटस की मौत हो जाती है, डेथ हो जाती है, लेकिन बहुत कम केस में यदि एम्ब्रियो डेवलप कर जाता है और एक लाइव चाइल्ड यदि डिलीवर होता है तो इस कंडीशन में लेबर पेन महिला को नहीं होता है। आगे देखते हैं कार्नुअल प्रेगनेंसी। तो कार्नुअल प्रेगनेंसी कुछ कंफ्यूजिंग टर्म है क्योंकि कुछ फिजिशियंस
इस टर्म का यूज़ ऐसे प्रेगनेंसी में करते हैं जहाँ पर इम्प्लांटेशन यूनिकार्नुएट यूट्रस में हो। जैसे यहाँ पे देख सकते हैं, ये यूनिकार्नुएट यूट्रस का एग्जाम्पल है। यहाँ पर यूनिकार्नुएट यूट्रस के लैटरल हॉर्न्स या फिर कार्नू में एम्ब्रियो का इम्प्लांटेशन एक्टोपिक फॉर्म में होता है, जैसे कि इंटरस्टिशियल प्रेगनेंसी और एंगुलर प्रेगनेंसी में। इसे हम डिटेल में नेक्स्ट स्लाइड में देखेंगे। और कुछ फिजिशियंस ऐसा मानते हैं कि कार्नुअल प्रेगनेंसी बाइकार्नुएट यूट्रस के रूडिमेंट्री हॉर्न में होने वाली प्रेगनेंसी है, जैसा कि इन दोनों डायग्राम में आप देख सकते हैं। यहाँ पर ये रूडिमेंट्री हॉर्न है जिसकी कैविटी का डायरेक्ट कनेक्शन दूसरी कैविटी से नहीं है और यहाँ पर एम्ब्रियो का अटैचमेंट हुआ है। या ये भी हो सकता है कि रूडिमेंट्री हॉर्न की कैविटी का डायरेक्ट कनेक्शन दूसरी साइड की कैविटी से हो। इस प्रकार की जो प्रेगनेंसी होती है ये कुछ लंबे समय तक टिक सकती है, लेकिन यहाँ पर भी एम्ब्रियो का डेवलपमेंट पूरी तरह से नहीं हो पाता है और इस स्थिति में पेरिटोनियम से ब्लीडिंग होती है। साथ ही साथ इसके ट्रीटमेंट के लिए जो रूडिमेंट्री हॉर्न्स होते हैं उनको एम्ब्रियो सहित सर्जरी करके बाहर निकाल दिया जाता है। देखते हैं इंटरस्टिशियल प्रेगनेंसी। तो मैंने आपको बताया कि कुछ फिजिशियंस इसे कार्नुअल प्रेगनेंसी भी मानते हैं क्योंकि यह यूट्रस के कार्नुअल रीजन पर पाया जा रहा है, परंतु ये एक प्रकार की ट्यूबल प्रेगनेंसी है जो कि फैलोपियन ट्यूब के इंट्राम्यूरल पार्ट पर होती है। इंट्राम्यूरल पार्ट वह पार्ट होता है जो कि फैलोपियन ट्यूब का वह पार्ट होता है जो कि यूट्रस के अंदर जस्ट एंटर करता है। यहाँ पर यदि एम्ब्रियो का अटैचमेंट होता है तो फैलोपियन ट्यूब के म्यूकोसा मेम्ब्रेन को भेदते हुए जो एम्ब्रियो है ये यूट्रस की मायोमेट्रियम में जाकर के धस जाता है और ऊपर से देखने पर फंडस वाले रीजन पर सुपीरो लैटरल रीजन पर एक बल्ज या उभार की जैसी संरचना दिखाई देती है। चूँकि ये मायोमेट्रियम में धंसा है इसलिए इस प्रकार की प्रेगनेंसी कुछ लंबे समय तक टिक सकती है, परंतु डेवलप नहीं हो पाती है और रप्चर होने पर बहुत अधिक ब्लीडिंग देखी गई है। अब देखते हैं एंगुलर प्रेगनेंसी। तो एंगुलर प्रेगनेंसी यूट्रस के दोनों में से किसी एक लैटरल एंगल पर होने वाले एम्ब्रियो के अटैचमेंट को कहा जाता है। कुछ फिजिशियंस इसे कार्नुअल प्रेगनेंसी भी कहते हैं क्योंकि ये कार्नुअल रीजन पर पाई जाती है। इसके अलावा ये इंटरस्टिशियल प्रेगनेंसी से इस प्रकार भिन्न है कि इंटरस्टिशियल प्रेगनेंसी में जो एम्ब्रियो का अटैचमेंट होता है वो यूट्रस के फंडस पार्ट में ऊपर की तरफ मायोमेट्रियम में धंसकर होता है, जबकि एंगुलर प्रेगनेंसी में एम्ब्रियो का जो अटैचमेंट और डेवलपमेंट होता है वो यूटेराइन कैविटी की तरफ होता है। इस प्रकार की जो प्रेगनेंसी होती है ये भी एक्टोपिक प्रेगनेंसी होती है और इसमें भी एम्ब्रियो का डेवलपमेंट ठीक से नहीं हो पाता है, किंतु ये प्रेगनेंसी भी कुछ लंबे समय तक टिक सकती है। नेक्स्ट देखते हैं सर्वाइकल प्रेगनेंसी। तो सर्वाइकल प्रेगनेंसी ये यूट्रस के सर्विक्स वाले रीजन पर होने वाले एम्ब्रियो के अटैचमेंट को कहते हैं। सर्विक्स जिसे यूट्रस का माउथ भी कहा जाता है, यहाँ पर यदि एम्ब्रियो का अटैचमेंट और डेवलपमेंट हो तो सर्वाइकल प्रेगनेंसी कहेंगे। इस प्रकार की प्रेगनेंसी भी लंबे समय तक डेवलप नहीं हो पाती है, किंतु यदि एम्ब्रियो का अटैचमेंट सर्वाइकल रीजन में ऊपर की तरफ हो, इस जगह पर हो जो कि यूट्रल कैविटी की तरफ हो, तो फिर यहाँ पर यदि एम्ब्रियो का अटैचमेंट होता है तो ये एम्ब्रियो कुछ लंबे समय तक डेवलप हो सकते हैं, लेकिन ज़्यादातर केस में फर्स्ट ट्राइमेस्टर में ही इस प्रकार की प्रेगनेंसी अबॉर्ट हो जाती है। एक्टोपिक प्रेगनेंसी की डायग्नोसिस पेल्विक एग्जामिनेशन से, इसके अलावा अल्ट्रासाउंड से,
HCG लेवल, प्रोजेस्टेरॉन लेवल और कल्डोसेंटेसिस मेथड के द्वारा की जा सकती है। इस एक्टोपिक प्रेगनेंसी के केस में ज़्यादातर जो HCG लेवल होता है ये एक्सपेक्टेड लेवल से डाउन होता है। लास्ट में देखते हैं ट्रीटमेंट। मैथोट्रेक्सेट नाम की एक मेडिसिन दी जाती है जिससे जो एम्ब्रियोनिक टिश्यू है वो आगे ग्रोथ नहीं कर पाता है और पुराने टिश्यू को डिसॉल्व कर देता है। इसके अलावा लेप्रोस्कोपिक प्रोसीजर से जो एक्टोपिक प्रेगनेंसी में जो एम्ब्रियो के पार्ट हैं उनको सर्जरी से बाहर निकाल दिया जाता है। कभी कभी यदि ट्यूब रप्चर हो गया हो तो पूरे ट्यूब को भी रिमूव किया जा सकता है। इसके अलावा इमरजेंसी सर्जरी यदि ब्लीडिंग ज़्यादा हो गई है तो की जाती है।